तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सेस और डेफिसिट डिमांड समझाया था। एक्सेस डिमांड से क्या आता है? इन्फ्लेशन। और डेफिसिट डिमांड से डिफ्लेशन। तो भैया आम आदमी सोचता है कि महंगाई गिर रही है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। महंगाई प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से गिरे तो वो समाज के लिए अच्छा है, और महंगाई प्रोडक्शन ना बढ़ने की का अलावा किसी और कारण से गिरे ना, तो वो बेटा किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है? देश में डिमांड कम हो रही है और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आइडल पड़े हैं, वेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब उनका यूज नहीं हो पा रहा है ना? तो कुछ ऐसे ही पढ़ा था, एक बार याद दिलाता हूं। एक्सेस डिमांड में हमने डायग्राम बनाया था। ये एग्रीगेट डिमांड थी, ओ मतलब ओरिजिनल। ये एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री पे। इसके बाद डॉटेड क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल थ्योरी, और क्लासिकल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट करती है। तो दैट इज इकोनॉमी यहां पर हमेशा ऑपरेट करती है। तो दिस वन इज प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कि हम यहां से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। तो अब अगर डिमांड इससे ज्यादा यूनिट की है तो क्या ये डिमांड पूरी की जा सकती है बेटा? नहीं। बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी है, तो हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये डिमांड पूरी की जा सकती है? नहीं। ये एक्चुअल डिमांड है। तो ये डिमांड क्योंकि पूरी नहीं की जा सकती बेटा, जो भी बात कर रहे हो आप शांति से यहां ध्यान दो। तो इस डिमांड को कहा गया था एक्सेस डिमांड। तो ये डिमांड क्या दर्शाती है? कि लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। जितने भी गुड्स अवेलेबल है उनसे ज्यादा पैसा खर्च करने को लोग तैयार हैं। यही तो दिखाती है डिमांड। डिमांड का दूसरा सिनोनिम क्या था? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो एडी कर्व है वो इस डिमांड की वजह से यहां पास हो रहा है। तो गुड्स तो बढ़ नहीं रहे पर खर्चा बढ़ रहा है लोगों का। जब खर्चा बढ़ जाए और गुड्स उतने ही खरीदो तो इसका मतलब चीजें महंगी ही सस्ती महंगी। तो इस गैप को क्या कहा गया था? इन्फ्लेशनरी गैप कहा गया था। ऐसा ही पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, इन्फ्लेशन। इसी का एक दूसरा मैंने रूप दिखाया था, डिफ्लेशन। ये एग्रीगेट डिमांड थी 45 डिग्री पे, एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, इसलिए इसे क्या दिया था हमने? डॉटेड। ये एक्चुअल डिमांड थी, यानी लोग एक्चुअल में इतना पैसा खर्च, मतलब ओरिजिनल डिमांड है जो एट प्रेजेंट इतना पैसा खर्च होता है। और ये क्या है? प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अरे ठीक है, मैंने बोल भी तो दिया। अब जो एक्चुअल डिमांड है वो कहीं यहां पर है, यानी देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है लोग उससे कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, है ना? तो इस हिसाब से नया एडी कर्व कहां से पास करेगा? यहां से। मतलब पहले के मुकाबले लोग पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कम। तो यानी कि क्या आया? और इस गैप को क्या नाम दिया गया था? डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर हमसे कोई पूछे अच्छी सिचुएशन कौन सी है, तो दोनों बुरी हैं। दोनों बुरी हैं, ठीक है भाई। मेरे पास 10 जीन्स हैं, ग्राहक आ जाए खरीदने 15 जीन्स, तो भी बुरी है। मन में कोफ्त रहेगी, यार काश 5 जीन्स और खरीद ली होती तो कमा लेता, है ना? और ग्राहक चाहे तो भी कोफ्त है, 4 जीन्स खराब जा रही है। तो दोनों बुरी है, पर दोनों में से ज्यादा बुरी कौन सी है? ज्यादा बुरी है नीचे वाली। आप ये मत सोचो महंगाई गिर रही है तो अच्छी सिचुएशन हुई। ज्यादा बुरी है नीचे वाली। क्यों? हमारे देश की क्षमता है ज्यादा गुड्स बनाने की, पर देश में बिक रहे हैं उससे कम गुड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे देश के रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं और हमारे पास ग्रोथ एस्पेक्ट भी नहीं बचा। भाई किसी भी कंट्री की ग्रोथ कब होती है? जब प्रोडक्शन बढ़े। अरे यहां तो जितना प्रोडक्शन है उसी की डिमांड नहीं हो रही,
और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के क्या फायदा होगा, ग्रोथ कहां से मिलेगी हमें? तो इन दोनों में से ज्यादा बुरी क्या है? डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड। क्या बोल देते हैं इसे? डेफिसिट डिमांड भी बोल देते हैं। पर वैसे एक्चुअल में दोनों की दोनों बुरी है। ज्यादा बुरी कौन सी है? नीचे वाली। अब आज मुझे, ये तो मैं पिछली क्लास तक पढ़ा चुका हूं, आज मुझे पढ़ाना है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ये हमारा आज का टॉपिक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% एक्सपेक्ट करता हूं फॉर 6 मार्क्स, और किस्मत बहुत खराब हुई तो 4 मार्क्स, पर आएगा जरूर। 100% एग्जाम में आएगा, या तो एक्सेस डिमांड से या डेफिसिट डिमांड से। बस ऐसा भी हो सकता है एक सेट में एक्सेस डिमांड पूछ लें और दूसरे में क्या पूछ लें? डेफिसिट। तो क्या केवल इसे लिखने के 6 नंबर दे रहे होंगे वो? नहीं, वो नंबर दे रहे होंगे इनकी रेमेडीज के। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा, छोटी क्लास है, बस छोटा टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड। या कुछ लोग इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, रेमेडीज टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या सीखना है आज कि एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड कंट्रोल कैसे होती है, कौन करता है? हम, आम आदमी। तो हम तो मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो एक फैक्ट्री के बेस पे कैसे बोल दोगे? तो इसे कंट्रोल करती है मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज आरबीआई। और इसे कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। अब आपको कुछ चीजों के रीजन पता लगेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता रहता है ना? उसके पीछे का कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण आज आपको यहां पता लगेगा बेटा। तो एक तरफ लिख रहा हूं, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्या करें? और टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्या करें? यहां ध्यान दे ले भाई। तो जरा मुझे बताना, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है मतलब मैं डिमांड बढ़ानी है कम करनी है? डिमांड कम करनी है, दैट इज डिमांड को क्या करना है हमें? रिड्यूस करना है। और डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करनी है मतलब डिमांड बढ़ानी है। यहां डिमांड कम करने की कोशिश करनी है, यहां डिमांड बढ़ाने की कोशिश करनी है। नमस्ते जी, अब यहां तक कैसे आओगे? थोड़ा सा साइड ही हो। साढ़े 4 बजे आ रही हो। बहाने भी भाई साहब नए नए बनाते हो। एक उसमें 3 लगे हैं, 2 और निकल गए। कितना में टायर ट्यूब ही गिरवा लेता। नहीं, ट्यूबलेस है। अब बेकार है वो, ट्यूबलेस नहीं रह गया, वो बेकार हो गया। भैया अगर बैठ जाओ तो मैं आगे बढ़ा लूं, रुक गए थे बीच में। अब बताओ, लेट आने के बाद सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। यार भाई बेटा शांत हो जाओ, पढ़ाना दो तो पढ़ा लें हम भी। पढ़ा लो अब, एकदम चुप हो जाओ फिर अब सब। सुनो, यहां पर हमें डिमांड कम करने की कोशिश करनी है, यहां डिमांड बढ़ाने की। अच्छा एक बात बताओ,
आपको अगर मैं ये बोलूं कि भाई लोगों की डिमांड कम कर दो, तो आप क्या सोचोगे कि किस तरीके से डिमांड कम की जाए? क्या लोगों को पकड़ के पीटना शुरू कर दे, क्यों खरीद रहे हो? प्राइस तो यहाँ ऑलरेडी बढ़ते हैं एक्सेस डिमांड में, पहली प्राइस आई है। अरे भाई सीधा साधा सारा खेल, सरल खेल पता है किस चीज का है? मनी सप्लाई का है। अरे जब जेब में माल है तो हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, माल नहीं है तो डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहां डिमांड घटानी है तो लोगों की जेब का माल खींच लो, यानी मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस कर दो। तो जो भी मैं आंसर आपको बनाऊंगा, आपको मोल्ड करना है उसे किस पर? मनी सप्लाई रिड्यूस कैसे हो रही है। दैट इज यहां पे हमें क्या एफर्ट करना है? मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के एफर्ट करने हैं। ठीक है, क्या एफर्ट करने हैं? मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के। तो जो भी मैं पॉइंट्स लिखूं, जब आप आंसर बनाते हो, तुक्का मारते हो, तो किसी भी तरीके उस तुक्के का फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाए कि मनी सप्लाई कम हो रही है। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और लोग कम खरीद रहे हैं, मतलब जेब में पैसा कम है। तो क्या करें? मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करनी है हमें। किस चीज की कोशिश करनी है? तो जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा, जब आप आंसर बनाओगे तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या लाना है कि मनी सप्लाई बढ़ गई जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई कम हो गई जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। देखो हम सभी बच्चे, मैं भी जब बच्चा था, आप लोग भी तुक्के मारने में बहुत एक्सपर्ट है। अगर तुक्के को थोड़ा टेक्निकल मार लेते हैं ना, तो क्या पता आंसर भी बन जाता है वो, है ना। तो मैंने आपको तुक्का मारना है, मारो, पर क्या फाइनल कंक्लूजन दिया मैंने? क्या कोशिश करनी है तुक्का मारकर? क्या वो बनाना है बेटा आपको रीजन कि मनी सप्लाई गिर रही है। यहां पे क्या रीजन बनाना है? मनी सप्लाई बढ़ रही है। अब मैं शुरू करता हूं मेजर्स। ठीक है, क्या शुरू करता हूं? मेजर्स। तो यहां पर दो मेजर्स हैं। पहला फिस्कल पॉलिसी। पहला मेजर क्या है बेटा? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। कुछ लोग लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं केवल गवर्नमेंट लिख रहा हूं। रीजन क्यों? यूपी गवर्नमेंट अपने यहां कंट्रोल नहीं कर सकती चीजें? भाई यूपी को गुजरात से, राजस्थान से कोई मतलब है? सेंट्रल पूरे देश को देखेगी, प्रदेश की सरकार प्रदेश को देखेगी। तो इसलिए मैंने यहां पे केवल क्या लिखा? गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखो गवर्नमेंट पॉलिसी में 4 टूल्स हैं जिनकी मदद से सरकार देश में डिमांड बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। यहां डिमांड कम करनी है मतलब लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, यहां डिमांड बढ़ानी है यानी लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है। यही है ना। तो जिसमें पहला मेजर है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहला मेजर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या समझते हो पब्लिक एक्सपेंडिचर से? जो पैसा हम पब्लिक खर्च करती है। अरे क्या दिक्कत है भाई, यहां पे ध्यान दे दो, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं। क्या मतलब समझते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर से? जो हम लोग खर्च करते हैं। अरे भाई साहब, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए खर्च कर रही है। जैसे सड़क बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, डैम बना रही है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना रही है, सब्सिडी दे रही है, या अगड़म जगड़म जो भी पैसा सरकार खर्च कर रही है, पता नहीं कितने तरीके से करती है सरकार। पैसा जब भी खर्च करती है तो डिमांड बढ़ती है, कम होती है? डिमांड बढ़ती है। उसके 2 कारण है। पहला, जब सरकार डैम बनाएगी, स्कूल कॉलेज बनाएगी, या फ्लाईओवर बनाएगी, सड़क बनाएगी, तो सरकार खुद भी तो चीजें खरीदेगी। तो एक तरफ तो वो खुद डिमांड बढ़ा रही है। दूसरा, जब सरकार ये सारे काम करती है तो लोगों को क्या देती है? वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी कमाई बढ़ती है, और कमाई बढ़ती है तो वो भी डिमांड बढ़ाते हैं। तो बताओ मुझे, पब्लिक एक्सपेंडिचर यहां बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए? यहां मुझे पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए। जब सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो एक तो सरकार खुद गुड्स एंड सर्विस की डिमांड रिड्यूस करेगी। दूसरा,
एम्प्लॉयमेंट कम होगा, जिससे मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम होगी। और यहां पे क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। क्या बढ़ा देना चाहिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजन दे सकते हो? जब सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो एक तो सरकार खुद डिमांड करेगी गुड्स की, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। लिख सकते हो आंसर? श्योर? दूसरा तो मतलब आपको किसी भी हालत में इस कंक्लूजन पे पहुंचना है। सेकंड, टैक्सेशन पॉलिसी। अब यहां पर किताबों में टैक्सेशन पॉलिसी लिखा है, भाई मुझे तो थोड़ा सा कम रास आया ये शब्द। मुझे इस टैक्सेशन पॉलिसी से बेहतर शब्द लगा डायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जो हम लोगों की इनकम पर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। पता है ना भाई, हमारी इनकम पे लग रहा है, हम ही सरकार को दे रहे हैं और हम ही उसकी रिटर्न भर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। अब ध्यान से सुनो, मेरी इनकम है एट प्रेजेंट 10 लाख रुपए और टैक्स का रेट है 20%। तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचती है, यानी कि वो इनकम जिसे मैं स्पेंड कर सकूं, खर्च कर सकूं, 8 लाख बचती है। भाई मेरे पास 8 लाख बचती है ना इनकम, जिसे मैं खर्च कर सकता हूं। अब सरकार चाहती है मैं डिमांड कम करूं, तो वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना चाहेगी, कम करना चाहेगी? कम कैसे करेगी वो? डायरेक्ट टैक्स को 20 की जगह 30% कर दें, तो अब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचेगी? तो मैं पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करूंगा, कम खर्च करूंगा। तो कम खर्च करूंगा मतलब डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है? टैक्स रेट इंक्रीज कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स रेट लिख देता हूं, इंक्रीज, और यहां पर क्या कर दो? डिक्रीज। जाहिर सी बात है, अगर डायरेक्ट टैक्स का रेट 20 की जगह 10% रह गया तो मेरे पास अब डिस्पोजेबल इनकम 9 लाख बचेगी, तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। कोई डाउट है? सिंगल साहब क्लियर? बना सकते हैं आंसर? तीसरा, पब्लिक बोरोइंग। अब पब्लिक बोरोइंग के बेटा बहुत सारी बुकों में बहुत सारे मतलब बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं पब्लिक बोरोइंग का मतलब है सरकार कर्जा जो भी ले वो पब्लिक बोरोइंग है। पर सरकार अगर अमेरिका से कर्जा लेती है तो हमारे यहां पर एक्सेस और डेफिसिट डिमांड से क्या फर्क पड़ेगा यार? तो मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करके बता रहा हूं। यहां पब्लिक बोरोइंग का मतलब मानो जो कर्जा सरकार जनरल पब्लिक से ले। क्या सरकार हम लोगों से कर्जा लेती है? टैक्स कर्जा नहीं है। सोचो, क्या सरकार हमारे से टैक्स लेती है? वो टैक्स कह रहा हूं, सॉरी, उधार लेती है? नहीं। अब मैं बताता हूं, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल। पहला एग्जांपल, प्रोविडेंट फंड का पैसा हमारा है, जब तक रिटायर नहीं हो रहे कौन यूज कर रहा है? सरकार। तो वो उस पर कर्जा नहीं है पब्लिक का। किसान विकास पत्र, गोल्ड बॉन्ड, ये सब कौन इशू करता है? सरकार। और सरकार ये किसे इशू करती है? हम लोगों को। और हमसे ये पैसा सरकार लेती है एज ए लोन, जिसपे वो हमें क्या देती है? रिटर्न, ब्याज। ठीक है बेटा? तो सरकार जनरल पब्लिक से उधार लेती है। ठीक। और भी इसके एग्जाम्पल हैं। क्या बिजनेस स्टडी की सेकंड बुक शुरू होगी है स्कूल में, या कोई चैप्टर कराया है? तो उसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे आप लोग। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सरकार हमें देती है और बदले में हमसे कर्जा लेती है, 90 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, 50 दिन, कुछ इस तरीके से। सही है बेटा? तो अगर सरकार, मैं गवर्नमेंट हूं और मेरा उद्देश्य है मैं इस इकोनॉमी से डिमांड को रिड्यूस कर दूं, आप लोग आम जनता हो, आपकी जेब में पैसा है तभी आप माल खरीद रहे हो, यही है ना कारण? अगर मैं आप लोगों से उधार लेता हूं तो आपकी जेब में जो मनी है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? किसके पास आ जाएगा? वो मेरे पास। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब आपकी जेब में मनी कम हो जाएगा तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, कम डिमांड करोगे? तो भैया सीधी सी बात है, पब्लिक बोरोइंग क्या कर दो? यहां पर इंक्रीज कर दो, है ना?
और ये डिक्रीज की जगह मैं वर्ड यूज करना पसंद करूंगा, रिडीम। पैसा लौटा दो पब्लिक का। पब्लिक का पैसा लौटाओगे तो जेब में पैसा इकट्ठा आता है तो खर्च भी करता है आदमी, की हाथ में खुजली भी होती है। भाई आपने कहीं पर जो है कमेटी वगैरह गिर रखी है 20,000 रुपए महीना की, 2 साल से, एक साथ 2.5 लाख आएंगे ना, श्योरली 2.5 लाख उठा के आप बैंक में नहीं गिर देते। नया फोन खरीद लिया या किसी ने स्कूटी खरीद ली या कुछ खरीद लिया, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो रिडीम यानी पैसा लौटा दो। जब आप पब्लिक का पैसा लौटाओगे तो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। चौथा, हाँ बेटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या मतलब होता है इसका, कोई बताएगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? फिलहाल आप लोगों को बजट डेफिसिट नहीं पता क्योंकि आप लोगों ने गवर्नमेंट बजट चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है फिलहाल के लिए प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, हाँ जी। अगर सरकार और ज्यादा नई करेंसी छापेगी तो मार्केट में आपके हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पर तो मुझे क्या कर देना चाहिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस, डिक्रीज, जो आपका मन करे वैसे अंग्रेजी बना लेना, मेरी कमजोर है जरा, ठीक है। और यहां पर भाई, यहां पर रिड्यूस और यहां पर इंक्रीज। नए नोट छापोगे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। नोट छापना कम कर दोगे, मनी सप्लाई कम होने लगेगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम। तो आप ध्यान से देखो, मैंने हर पॉइंट को इन 2 पॉइंटों से जाके लिंक कर दिया है। तो आप तुक्के मारो, कुछ करो, बस आंसर में फाइनली ये 2 लाइनें जोड़ देना, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। बेटा मैं गवर्नमेंट हूं, मैं न्यू करेंसी प्रिंट करता हूं, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला हमने। अगर मैं और ज्यादा करेंसी छापूंगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड, तो बेटा यहां पे छाप दो और यहां रिड्यूस। कोई डाउट है? और इसी में सेकंड जो मेजर है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, और देशों में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बनाती है, हमारे देश में भी। पर हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं हमारी कंट्री के हिसाब से ये आरबीआई की पॉलिसी है, बाकी देशों के हिसाब से उनके सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक भी क्या मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है? ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, मैं नोट्स भी लिखवा चुका हूं। कहां? मनी एंड बैंकिंग में। ये तो मैंने पूरे नोट्स लिखवाए इसके तो बकायदा, है ना। अब इसमें मेजर्स देखते हैं। पहला मेजर्स बैंक रेट और दूसरा रेपो रेट। मैंने गैप क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि दोनों का सेम आंसर दूंगा, बस फर्क क्या है। बैंक रेट क्या होता था बेटा, ध्यान करो। बैंक रेट का मतलब मैंने आपको बताया था जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे। और रेपो रेट का मतलब भी मैंने क्या बताया था, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है। पर फर्क क्या था, बस फर्क इतना था, अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म डेप्थ देती है टू कमर्शियल बैंक तो वो बैंक रेट था। अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म डेप्थ दे रही है किसे, सेंट्रल बैंक को, तो उस पर जो इंटरेस्ट था वो रेपो रेट था। कमर्शियल बैंक को वो क्या था, रेपो रेट। अब आप बताओ, मैं आरबीआई हूं, ये कमर्शियल बैंक है, आप जनरल पब्लिक हो, आप किससे उधार लेते हो? और ये किससे उधार लेते हैं? मुझसे। अगर मैं इनसे ब्याज ज्यादा चार्ज करूंगा तो ये आप लोगों से ब्याज कम चार्ज करेंगे और ज्यादा।
तो आप पहले जितना उधार लेंगे या पहले से कम उधार लेंगे? जब पहले से उधार कम लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? तो डिमांड बढ़ेगी कम होगी? तो यानी कि इन दोनों रेट को क्या कर देना चाहिए? इंक्रीज। और यहां पर रिड्यूस लिख दो, डिक्रीज लिख दो, जैसे भी लिखना हो। तो अगर भैया आरबीआई इंटरेस्ट कम चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक भी कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जनरल पब्लिक से। ऐसी सिचुएशन में जनरल पब्लिक ज्यादा उधार लेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड बढ़ जाएगी। कोई डाउट है इसमें? हाँ भैया अभी आ रहे हैं यार, इतनी सारी नीचे जगह बच रही है, आ रहा है भाई। ऐसा है बुक में सीआरआर एसएलआर अलग लिखा है, मैं इकट्ठा लिख रहा हूं एलआरआर। ठीक है, एक इसमें रिवर्स रेपो रेट होता है, छोड़ो सिलेक्टेड पॉइंट कर रहे हैं जितना याद रह जाए, वो मैंने उसमें मनी बैंकिंग में लिखवा भी दिया है वहां। तो तीसरा एलआरआर, मैं सीआरआर और एसएलआर को अलग अलग नहीं बता रहा हूं, दोनों को जोड़ के क्या कहते थे? एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो, यही था। लीगल रिजर्व रेशो का ध्यान है कुछ? क्या था इसका? इनवर्स रिलेशनशिप था मनी मल्टीप्लायर से। जितना एलआरआर की वैल्यू बढ़ा दोगे उतनी मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, उतनी ही बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पढ़ा था। और जितना हम एलआरआर का रेट घटा देंगे उतनी ही मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी और बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मुझे बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है घटानी है? कम करनी है, तभी तो मनी सप्लाई कम होगी। तो यहां पे एलआरआर के रेट को क्या कर दें हम, और यहां पर डिक्रीज। कोई डाउट है इसमें? श्योर? आखिरी दिन है इस चैप्टर का समझने के हिसाब से, फिर नोट्स। कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ लो। श्योर है एकदम? पक्की बात? अगला बैंक मार्जिन। क्या होता है बैंक मार्जिन? बच्चे तुक्का मारते हैं, बैंक के प्रॉफिट को बैंक मार्जिन कहते हैं। हाँ जी, क्या होता है बैंक मार्जिन? डिफरेंस बिटवीन, जो पैसे बैंक में जमा करते हैं, गलत गलत गलत, अरे मैं बताता हूँ, बताओ। बचपन में मैं भी बहुत करता था, टीचर कुछ क्वेश्चन के लिए खड़ा करती थी, आता आता तो था नहीं, मैडम बस आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 15 मिनट मैडम अपने आप ही बेचारी किसी और से पूछ लेती है। बोलो। जब लोन देते हैं, मैं बैंक को लोन दे रहा हूँ और कोई दूसरा है वो लोन दे रहा है, लोन आप लेते हो 8% में, लेते हो 5%। भाऊजी मैं आपसे लोन लेकर के आगे ब्याज पे कोई ना दूंगा, मैं जनरल पब्लिक हूं, मैं तो अपने घर खरीदने के लिए लोन ले रहा हूं। अरे दोगे 3% आप। अरे इतनी देर में तो टॉपिक ही खत्म कर लेता मैं। सुनो, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अमाउंट ऑफ लोन। मतलब समझो, मैं बैंक से कर्जा लेने गया 60 लाख रुपए का, तो बैंक ने बोला कोई चीज गिरवी रखवाओ। मैं बोला भाई साहब ये लो मेरी ज्वेलरी है 60 लाख रुपए की, तो बैंक बोला भाई साहब 60 लाख की नहीं 1 करोड़ की ज्वेलरी गिरवी रखवाओ, क्योंकि कल आप पैसा नहीं देंगे तो ब्याज भी चढ़ेगा, फिर हम आपके घर के धक्के खाएंगे, उसका पैसा खर्च होगा, फिर केस करेंगे, कोर्ट में पैसा खर्च होगा। तो बैंक सब इन बातों को पहले ध्यान में रखता है। तो जब मैं 1 करोड़ रुपए की वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा हूं तो लोन कितने का मिल रहा है? तो ये जो बीच के 40 लाख का डिफरेंस है ना, इसे बैंक मार्जिन कहते हैं। ठीक है, अब तक जिसने जो भी कुछ बताया वो सब गलत था। ठीक, तो अगर बैंक मार्जिन है 60%, मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है सिक्योर करने के लिए, तो मुझे मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है? 60 लाख का।
अगर मैं बैंक मार्जिन बढ़ा दूं, 60 का लोन मिलेगा ना, 40 को हटाकर। 60% बोला। बेटा मैंने ये बोला कि बैंक मार्जिन अगर 40% है, अच्छा गलती से बोल गया होगा 60। सही पता बैंक मार्जिन अगर 40% है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 60 लाख का लोन मिल सकता है। अगर इस बैंक मार्जिन के रेट को बढ़ा दिया जाए, 50% कर दिया जाए, तो अगेंस्ट द सेम प्रॉपर्टी 50 लाख कितना लोन ग्रांट हो पाएगा? 50 पहले के मुकाबले कम लोन मिलेगा, ज्यादा। कम मिलेगा। तो डिमांड बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, कम कर दूंगा। और यहां पर क्या कर दो, रिड्यूस। पॉइंट तो बेटा 10-15 बन सकते हैं, 5-6 पॉइंट लिखवा रहा हूं, एनफ है। क्योंकि बाकी हमने ये सारे पॉइंट कहां पे लिख रखे हैं? ज्यादा तो बैंक वाले मनी बैंकिंग में ऑलरेडी लिखे हुए हैं बहुत सारे पॉइंट। तो यह सिलेक्टेड 5-6 लिखवा रहा हूं। वैसे भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो 4 रेमेडीज मांगता है नॉर्मली, 2 फिस्कल से और 2 मॉनेटरी से लिखा होता है उसमें, ठीक है। 5वां, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई। वैसे भी ये सब आरबीआई कर रहा है ना। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखना ये कवर हो रहा है वहां उसमें। यहाँ increase करना है। अब नहीं, इंक्रीज रिड्यूस नहीं लिखेंगे यहां लिखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है। जब मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचूंगा तो आपका पैसा मेरे पास आ जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और यहां पर क्या करूंगा मैं आप लोगों से? बाई करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब मैं आप लोगों से सिक्योरिटी खरीदूंगा तो मैं आपको पैसा दूंगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अभी कितनी जगह बच रही है उसमें? यहां तक भी नहीं बच रही है, ठीक है। बस एक पॉइंट और गिर रहा हूं तो बस, अरे 10 पॉइंट बन जाएंगे बनने को। तो सारे मनी बैंकिंग में लिखे हुए हैं, 5-6 याद करो बहुत है। मनी बैंकिंग में तो मैंने आपको सारे ही पढ़ाए हैं, मनी एंड बैंकिंग में तो बहुत सारे कराए थे, है ना। मॉरल शोषण, तो भैया वहां से अलग से ये लिख के दो। नहीं, हाँ, क्या लिखा? मॉरल शोषण का मतलब सुन लो यार, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाई आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाई आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। अब भैया इसमें तो मैं इंक्रीज डिक्रीज बता ही नहीं सकता ना, यहां तो आरबीआई आदेश दे रहा है। किसको? कमर्शियल बैंक को। क्या आदेश दे रहा है? कि भैया उधार ज्यादा दो या उधार कम दो। तो इसे मैं ऐसे नहीं बता सकता इंक्रीज डिक्रीज के सेंस में। इसमें तो अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई घटानी है तो वो इंस्ट्रक्शन दे देगा, किसको? कमर्शियल बैंक को, कि भाई उधार देना कम करो, थोड़ा सा सख्त हो जाओ उधार की पॉलिसी पर। और यहां पर वो क्या आदेश देगा? उधार ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश करो, टारगेट कस्टमर ढूंढो, और थोड़ी अपनी पॉलिसी क्या करो, लीनियंट करो, जिससे लोग आराम से उधार ले सकें। ठीक है, बस इतना बहुत है, एनफ है। 6 नंबर का 1 वर्ड में नहीं लिखना ना, इसे एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, पर इधर तो इसमें बताया ना मैंने, या इंस्ट्रक्शन दे रहा है आरबीआई कि आप लोन कम देना शुरू करो, ज्यादा देना शुरू। भाई कैसे कम करते हैं बैंक लोन? तू 10 लाख का मांगने गया तो 6 लाख सैंक्शन कर दिए, 7 लाख कर दिए, है ना। 10 लाख का मांगने गया तो तुझे पट्टी पढ़ा रहे, अरे भाई साहब ओडी भी खुलवा लो, ओडी का भी उधार चलता रहेगा, क्या दिक्कत है, पैसा नहीं निकालोगे तो ब्याज नहीं लगेगा। यही होता है। मैंने हाउसिंग लोन लिया था, ओडी जबरदस्ती मेरे को खोल के दे दिया था, ओवरड्राफ्ट। भाई आपका एक खाता खुल गया, करंट अकाउंट, 20 लाख की लिमिट तय है, आप जब चाहें 20 लाख तक का पैसे निकाल लो उधार,
और जब आ जाए जमा कर दो। तो जिस पीरियड यूज किया उस पीरियड का ब्याज लेता रहेगा। सही है जी। चलो अगली क्लास में देखते हैं क्या कराएंगे।